स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 15 अपना देख रहे हैं, जो एनालिटिकल ज्योमेट्री का चल रहा है। यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं और इसमें अंडर ग्रेजुएशन का पूछा जाता है और अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल रहेगा। अभी मैंने स्ट्रेट लाइन शुरू किया है। हमने शुरुआती जो 12 लेक्चर्स थे वो हमारे प्लेन्स पर बेस्ड थे, रिलेटेड बहुत बढ़िया क्वेश्चंस जो थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। डिटेल सॉल्यूशंस मैं आपको इसके दे रहा हूँ। आज जो हमने स्ट्रेट लाइन शुरू किया हुआ है उसके कॉन्सेप्ट वगैरह साथ साथ और जहाँ पर क्वेश्चंस की रेलेवेंसी है वहाँ पर मैं ले रहा हूँ। जैसे आज मैं क्वेश्चंस दोबारा से ले लेता हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी डिस्कस नहीं हुए, लेकिन उन पर बेस्ड तरह तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आपकी स्क्रीन में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में ये है। एग्जामिनेशन में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके, तो इसीलिए आप इसे अच्छे से तैयार करें और एक बार समझने की कोशिश कर लें। क्वेश्चन को प्लीज़ रीड करें। बोल रहे हैं फाइंड द इन सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन formed by the plane x is equal to 0, y is equal to 0, z is equal to 0 and x plus y plus z is equal to a लिखा हुआ है, ठीक है ना। टेट्राहेड्रॉन क्या होता है कि हमें पता है, चतुष्फलक जिसे कहते हैं। टेट्राहेड्रॉन का मतलब क्या, ये इस पे मत जाना, ऊपर जो लिखा हुआ है वो मैं ऐसे ही रफ काम कर रहा हूँ। यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ कुछ भी नहीं है, वो ऑलरेडी क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया था। फिलहाल टेट्राहेड्रॉन एक तरह का शेप होता है, कुछ इस तरह का ही दिखाई देता है, आपने देखा जरूर होगा और मैं कोशिश करता हूँ कि उस तरह से बनाऊँ ताकि आपको समझ में आए कि हाँ ये तो हमने देखा हुआ। क्या आपने इस तरह का कोई फिगर कभी देखा हुआ है अपनी ज़िंदगी में? ये इस तरह का, जैसे इसे ए बोल देता हूँ, इसे बी बोल देता हूँ, इसे सी बोल देता हूँ, इसे ओ बोल देता हूँ। शायद आपको भी फील नहीं आया होगा, आप बोल लोगे क्या बना हुआ। अब देखो आपको फील आएगा शायद। ये इसका एक फेज़ है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जो रेड कलर से मैंने कवर किया हुआ, ये इसका एक फेज़ है। और इसी तरीके से अगर मैं इसके दूसरे फेज़ को कुछ एक डिफरेंट कलर करता हूँ तो ये जो आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला, ये ब्लू कलर का, ये एक डिफरेंट फेज़ है। अब शायद आपको कोई एक फिगर दिखने टाइप का लग गया होगा कि एक 3 डायमेंशनल टाइप का फिगर है जिसमें एक फेज़ ये है, एक फेज़ ये है और एक फेज़ इसके पिछली तरफ है जो दिखाई नहीं दे रहा। अब आपको और अच्छा समझाने के लिए मैं इसमें कुछ करना चाहूँगा। देखिए समझना प्लीज़, हाँ आपको समझ में आ जाएगा। देखो जैसे ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, गॉट इट। इस ट्रायंगल में लेट से ये ए है, ये बी है, ये सी है, पॉइंट है और ये एक मैं कहता हूँ इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी कि इसकी तीनों साइड इक्वल है, समबाहु त्रिभुज है। तो उस कंडीशन में अगर मैं इसके मिड पॉइंट्स को लेता हूं तो मिड पॉइंट्स को लेटर से आई एम कॉलिंग देम एज अ डी ई एफ। प्लीज ध्यान से समझना, सिर्फ क्वेश्चन कराने की बात होगी तो एकदम से करा के निकल सकता हूं मैं, लेकिन कुछ समझ लो जरा चीजें। देखो अगर ये सब के सब ए साइड के हैं, जैसे कि अगर मैं बोलता हूं, मान लेते हैं कि इन सारे ट्राइंगल्स की जो साइड है वो 2a साइड का ये ट्राइंगल था, 2a इक्वल थी, तो उस हिसाब से ये कितनी होनी चाहिए a, तो ये भी कितनी होगी a, क्योंकि वो मिड पॉइंट था। मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि दो मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है दैट मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था क्वेश्चन डिस्कस करते समय इसको, और दैट इज इक्वल टू द हाफ ऑफ दिस साइड, हाफ ऑफ द थर्ड साइड। थर्ड साइड 2a है तो ये कितनी होनी चाहिए, फिर उस हिसाब से a होनी चाहिए, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, a हो गई। अच्छा अभी मैं लिख नहीं रहा हूं। अच्छा ऐसे ही करके अगर मैं इसकी बात करूं, ये df क्या है, तो df क्या होगा, ac के पैरेलल होगा, ac का हाफ होगा। ac क्योंकि 2a है तो ये भी कितना होगा, a होगा, आधा होगा। उसी हिसाब से अगर कोई पूछे EF कितना होगा, तो EF इज नथिंग बट पैरेलल टू AB मिड पॉइंट थ्योरम से, और उसका आधा होगा, यानी कि AB का आधा 2A का A हो गया। तो ये तीनों के तीनों भी A निकल गए, तीनों साइड्स। आपको शायद समझ में आ रहा होगा। और ये तो ऑब्वियसली A है ही, ये ऑब्वियसली A है ही। प्लीज समझ लेना, ये चीजें बहुत कम सीखने को मिलती है क्योंकि कॉन्टेक्स्ट नहीं आ पाता इन चीजों का, लेकिन कभी अचानक से आ जाती है। सबको समझ में आ गया आपको सारे के सारे A कैसे कैसे। अब देखो करना कुछ नहीं है, ये जो फिगर बना हुआ है यही बेसिकली टेट्राहेड्रॉन है उसके 2D शेप में। लेकिन असलियत में जो टेट्राहेड्रॉन जैसे कह रहे हैं वो है क्या, वो कुछ और नहीं है बल्कि ये है। प्लीज ध्यान से समझेंगे, ये जो रेड कलर का, मैं इसे रेड कलर कर रहा हूं, देखना ध्यान से। हाँ मैंने इसे रेड कलर कर दिया इस ट्रायंगल को, गॉट इट, ठीक है, बहुत सुंदर। मैंने इसको ब्लू कलर लेता हूं और ब्लू कलर कर देता हूं इस वाले को। इसको मैंने कर दिया कौन सा कलर, ब्लू कलर कर दिया, ब्लू कलर मैंने इसे कर दिया। अब आपने कुछ नहीं करना, ये जो डिफरेंट कलर्स मैंने किए हुए हैं, लेट से मैं इसे ग्रीन टाइप का कलर करने की कोशिश करता हूं। ये मैंने कर दिया। ये तीन के तीन जो फेजेस थे उनको मुझे कुछ नहीं करना, फ्लिप करना है ऊपर को। वो एक प्लेन में पड़े हुए, मुझे उसको उठा के ऐसे, इसको उठा के ऐसे, इसको उठा के ऐसे रखना है, ऐसे मिठाई का डब्बे टाइप का, वैसा टाइप। तो आप समझ रहे होंगे कि इस पॉइंट सी को पकड़ूंगा उठाऊंगा यू रखूंगा, पॉइंट बी को पकड़ूंगा उठाऊंगा यू रखूंगा, पॉइंट ए को उठाऊंगा यू रखूंगा। प्लीज छोटा सा इमेजिनेशन है, बहुत बड़ा नहीं है, ये हम करते रहते हैं। तो जैसे ही आप करोगे, क्या आपको फील आ पा रहा है कि इस तरह का फिगर बन रहा है? क्योंकि जो ये BDF था, अब मैं इनके नाम थोड़ा बदलना चाहूंगा क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा उससे। एक्चुअली जो नाम है वो मैं लिख देना चाहता हूं यहाँ पे। देखो जो फिगर में आपको दिखाई दे रहा है ये BDF में आपको पता है कौन कहां है, ये B पॉइंट यहां टॉप में पहुंच गया, ये ऐसे पड़ा हुआ था नीचे,
इनमें से एक पॉइंट है आपका डी और ये पॉइंट है आपका एफ। आप खुद सोचो, अगर आप इसको उठा के नीचे गिरा दोगे तो ऐसे ही गिरेगा, ये नीचे नीचे गिर के ये ऐसा ही दिखने लग जाएगा। वो बी पॉइंट जब नीचे आ जाएगा वही ट्राइंगल बन जाएगा। हाँ, मजा आया होगा। अच्छा, सिमिलरली अगर आप इसको देखो, इस ब्लू वाले ट्राइंगल को जो ऊपर चढ़ा हुआ, अगर मैं नीचे गिरा दूंगा ना उसे, तो वो कुछ और नहीं बल्कि यहाँ पर सी पॉइंट है। असल में सी पॉइंट यहाँ पर है, बी पॉइंट यहाँ पर है, वो ऊपर चढ़ गया। दिखाने के लिए बोल रहा हूँ सी पॉइंट यहाँ पर है, लेकिन वो भी ऊपर ही चढ़ गया। बी सी ए सब एक जगह चढ़ गए जाके। तो ये पॉइंट कुछ और नहीं बल्कि ये ई है। प्लीज आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को। और जो तीसरा फेज है ना, वो उधर को खुलेगा, वो मैं दिखा नहीं पाऊंगा यार, वो मेरी लिमिटेशन से। भारत के जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें कितने शेर बने हुए हैं? कितने? 4 हैं, लेकिन हमें दिखते 3 ही है ना यार। चौथी डायरेक्शन में बाहर की तरफ। वैसा ही है इसका तीसरा फेज, वो ग्रीन वाला। बेचारे को मैंने किया तो है, फ्लिप दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आप समझ गए हो कि क्या है चक्कर। बहुत बढ़िया, शाबाश। ये होता है टेट्राहेड्रॉन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप ये भी समझ पा रहे हो कि इस टेट्राहेड्रॉन, ये बेसिकली जो खड़ा है ना, ये एक ट्रायंगल के ऊपर खड़ा है। क्योंकि जब मैंने इन तीनों को खड़ा कर दिया, ऐसे ऐसे करके खड़ा कर दिया, एक पिरामिड टाइप का बन गया। ये जो बीच में ब्लैक ब्लैक कलर का DEF दिख रहा है, व्हाट इज इट? अ ट्रायंगल। तो इसको एक दूसरा नाम दिया जाता है ट्रायंगुलर पिरामिड। पिरामिड किसे कहते हैं? जिसका नीचे पे कुछ बेस हो, जैसे सर्कुलर हो, रेक्टेंगुलर हो, ट्रायंगुलर हो, लेकिन वो ऊपर जाके कहीं एक पॉइंट पे मिल रहा हो। जैसे कि कोन, टोपी नहीं पहनते बर्थडे में, तो नीचे से सर्कुलर होती है, ऊपर जाके कहीं मिल जाती है। तो कोन एक तरह का पिरामिड है, एंड वी विल कॉल इट एज अ सर्कुलर पिरामिड। इसको क्या कहेंगे? ट्रायंगुलर पिरामिड, क्योंकि नीचे पे ट्रायंगल बना हुआ, ऊपर जाके सब मिल जा रहे। गॉट इट? इसी को कहते हैं टेट्राहेड्रल। कभी हमने पढ़ा होगा कि टेट्राहेड्रॉन टाइप का, कभी आपने पढ़ा होगा CH4sp3 हाइब्रिडाइजेशन केमिस्ट्री में कौन सा स्ट्रक्चर होता है? टेट्राहेड्रल। उस टाइप की बात समझ तो नहीं गए यार? समझ गए आप। तो ये ना ऐसी बात थी जो बिना बोले भी जा सकते, लेकिन मजा क्या आएगा फिर? खाली क्वेश्चन करने में थोड़ा ना आ रहे यार हम। चलो ठीक है, अब समझ में आ चुका है आपको टेट्राहेड्रॉन क्या। अच्छा, मैं कुछ काम की बातें बोलना चाहूंगा। इन सेंटर वर्ड यूज हुआ यहाँ पे, क्या यूज किया नहीं? इन सेंटर। प्लीज समझेंगे बात को, आखिर इन सेंटर होता क्या है। देखो, हाँ, मैं इधर आ जाता हूँ। इन सेंटर का मतलब क्या होता है? जैसे पहले ना एक ट्राइंगल को ले लेते हैं, ठीक है। ट्राइंगल को एक जनरल बेसिक चीजें होती है, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे ABC एक ट्राइंगल है, कैसा भी हो सकता है, आइसोसेलेस या इक्विलैटरल या रैंडम टाइप का कुछ भी। तो ये मान लेते हैं कि ना इस B से, इस पॉइंट B से होते हुए मैंने एक इस तरीके से एक लाइन खींची। इस लाइन की खास बात क्या है कि दिस लाइन इज बेसिकली एंगल बाइसेक्टर। ये इसको 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है। अगर ये 2 थीटा एंगल था तो ये थीटा होगा, ये थीटा होगा, समझाने के लिए। हाँ, तो ऐसे ही करके इस पॉइंट C से भी एक लाइन ऐसे गुजारनी है जो इसको एंगल C को 2 हिस्सों में बांटे। मुझे नहीं पता वो थीटा ही होंगे। अगर ये θ1 है, θ1 होगा, ये θ2 समझ रहे हो आप? यानी कि एंगल बाइसेक्टर। तो आप ऐसा मत समझना कि मैं थीटा ही होंगे, सारे थीटा नहीं होंगे, लेकिन जो ये होगा वही बगल वाला होगा। तो इक्वली वो बांट रहा है। तो जब भी कभी ऐसा होगा कि हम 3 वर्टेक्स से एक ऐसी लाइन खींचेंगे जो कि सामने, जो कि एंगल को 2 बराबर हिस्सों में बांट रहेगी, तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट में आकर मिलती है, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज व्हाट? इसको ही कहते हैं आपका सेंटर। कौन सा सेंटर? सरकम सेंटर नहीं यार, हो, मैं तो उसका नाम ही भूल गया, मुझे इसका नाम देखना पड़ेगा। इन सेंटर, ठीक है, इन सेंटर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इन सेंटर। तो इन सेंटर की खास बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, एक बात अगर आपसे मैं बोलूं, पता नहीं यार आप यकीन करने वाले नहीं करने वाले। इसको D कह लेते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए E कह लेते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए F कह लेते हैं। कितने लोग आप मान पा रहे हो कि यार जो ये डिस्टेंस है और जो ये डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, क्या ये इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे? क्या क्या हम इनके बारे में बोल सकते हैं? अगर आप इन तीनों को लेकर के एक सर्किल ऐसा बनाते हो ना, दैट विल बी कॉल्ड एज इन सर्किल। ये इन सर्किल कहलाता है। क्या कहलाता है? ये इन सर्किल कहलाता है। आप समझ पा रहे हो? अगर हम तीनों को इक्वल ले ले, ये डिस्टेंस इक्वल होंगे, ज्योमेट्री वगैरह से हम इसका हिसाब किताब लगा सकते हैं। आप प्लीज लगाने की कोशिश करना, आपको समझ में आ जाएगा। जब आप ट्राइंगल को कंपैरिजन करोगे, ODB और BOF टाइप के ट्राइंगल को कंपेयर करोगे, आपको क्लियरिटी आने लग जाएगी। समझ में? इन सेंटर, तो इसको इन सेंटर कहते हैं, और ये सर्किल बना, इसे इन सर्किल कहते हैं। ऐसे ही एक सर्कम सर्किल भी होता है, उसको मैं अभी फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहा। आप समझ गए बात को? बस वो असल में मीडियन 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, वो उस पर चाहता है। अभी वो हमारा टॉपिक नहीं चल रहा, तो मैं उस पर डिस्कस नहीं कर रहा। अभी इधर देखो, टेट्राहेड्रॉन के केस में जब 3D शेप हम चल रहे हैं, तो इन सेंटर की जो खास बात होती है वो समझना जरा। अब क्योंकि आपको फिगर मैंने इतना क्यों समझाया ताकि अब आप कुछ समझ सको। अब आप समझ सको कि एक ट्राइंगल टाइप का, और उसको तीनों तरफ से कवर किया, एक इस ट्राइंगल ने और एक बाकी बाउंड्री ने कवर किया हुआ है। बीच में खाली जगह बचेगी, जैसे टोपी होती है जो हम बर्थडे में पहनते हैं, वैसे टोपी में हम अपना सर डालते हैं। तो सोचो कि जो बीच में खाली जगह बची हुई, उसमें कहीं पर हम चाहते हैं एक हमारा स्फीयर फिट हो जाए पूरी तरीके से। पॉसिबल है ना ऐसा? छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, जितना जो भी आ पा रहा है उसके अंदर। तो अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, पता नहीं आप समझ भी पा रहे नहीं पाओगे, पता नहीं यार, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं कोशिश कर लेता हूं। कोशिश कर लेते हैं। देखो, चलो, यहां पे ना मैंने एक ना इस तरीके का ना
एक स्फेयर डाल दिया, इस तरीके का एक स्फेयर डाल दिया, ये अंदर है माय डियर, ये अंदर है, इसीलिए इसको मैं ऐसा ब्लैक ब्लैक सा दिखा रहा हूँ, अंदर है ये इसके। ये बताओ कहाँ कहाँ किस किस को टच कर रहा है। अच्छा पहले एक बात तो बोल दो, टेट्राहेड्रॉन कितने प्लेन से बना हुआ, कितने फेजेस है इसके बताओ? 4 ना, क्योंकि 1 2 3 तो कलर हो गए, चौथा नीचे का बेस, एक बेस और 3 फेजेस जो ट्राइंगल के, तो 4 फेजेस है इसके। ये स्फीयर की खास बात ये कि चारों के चारों जो हैं उन चारों को टच कर रहा है, क्योंकि आप देखोगे यहां पर जब मैं इसको कह रहा था कि ये इन सेंटर वाले से जो बना हुआ ये इन सर्किल है, तो इन सर्किल की खास बात क्या थी कि तीनों साइड को टच करेगा, देखो टच कर रहा है, वैसे ही वो भी चारों के चारों प्लेन को टच करेगा, यानी कि वो बॉटम में होना चाहिए, सबसे पहले तो ग्राउंड में होना चाहिए, ग्राउंड वाले प्लेन पे, उसके बाद वो साइड वाले प्लेन को, इस वाले प्लेन को, इस वाले प्लेन को, तीनों को टच कर रहा होगा, तो ये बनेगा ये बनेगा आपका इन स्फीयर बनेगा इस बार, सर्किल नहीं बनेगा क्योंकि 3D है। आपको समझ में आ गया? उस पर ज्यादा नहीं बोल सकता मैं हिंट दे रहा हूं, तभी मैंने कोशिश करी कि फिगर ऐसा बने ताकि दिख जाए आपको। अब मुझे ख्याल से दिख गया। अब जो काम की बात है वो ये, यहीं कहीं इन सेंटर होगा। अच्छा एक बार बताओ, इन सेंटर हवा में होगा कि जमीन में होगा? हवा में होगा। थोड़ा सा आप प्लीज प्रैक्टिकली थोड़ा सा फील करना यार, बहुत ज्यादा नहीं कह रहा मैं। टोपी है ना सबके पास, वो जो पहनते हैं बर्थडे वाली, बस वही वाली टोपी पहनाने की हो रही इस बार, ठीक है? हाँ, तो कहने का मतलब है कि जो ना, अगर आप सोचोगे कि सेंटर जो होगा उसको इस तरीके से जाना है, वो देखो बड़ा सर्किल नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत बड़ा सर्किल होगा तो वो ऊपर वाले एरिया को कवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऊपर जाने पे नैरोनेस आ रही है, नीचे पर ही है खुलापन, इसीलिए वो नीचे मतलब छोटा ही सर्किल स्फीयर बन पाएगा, क्योंकि बड़ा बनेगा तो फिर वो ऊपर कवर नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि जगह नहीं है उसके ऊपर, तो नीचे ही बनेगा। एक बात तो ये है। और नीचे यानी कि नीचे बनेगा, नहीं छोटा बनेगा। एक बात यानी कि मैं कहना चाह रहा हूं कि उस स्फीयर का सेंटर ज्यादा दूर होगा वर्टेक्स से और ज्यादा नजदीक होगा बेस के। क्या बोलो, समझ नहीं पा रहे? बेस के ज्यादा नजदीक होगा, उससे ज्यादा दूर होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो यार? थोड़ी बहुत समझ पा रहे हो? बस यही बात थी। और मैं आपको बता दूं कि यहां से यहां तक और उससे आगे के बीच में जो रेशियो होता है वो 3:1 का होता है। उससे आगे के मतलब जहां तक वो बेस है नीचे, उस बेस से उस सेंटर के बीच में अगर डिस्टेंस कुछ है तो उसका 3 गुना ऊपर रहता है। अगर ये 1 है तो वो 3 होगा, अगर ये 3 है तो वो 9 होगा। 3 3 9। समझ गए? इतनी सी बात है। ये पॉइंट समझ में आ गया तो काम खत्म। अब हमारे क्वेश्चन देख लो, अब कितना ईजी है। फाइंड द इनसेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन फॉर्म्ड बाय द प्लेन x = 0, y = 0, z = 0। देखो अब आपको मैं समझा देता हूं कि इन्होंने कहा क्या है। इस बारी में टेट्राहेड्रॉन बना, डेफिनेटली 4 प्लेन होने चाहिए। उन्होंने बनाए हमें 4 प्लेन दिए हुए, तो आप समझ गए कि ये इस तरीके से। देखो बनाने के बहुत तरीके होते हैं, टेट्राहेड्रॉन को अपना अपना स्टाइल होता है। मैं इसको ऐसे में बना रहा हूं, इसी को मैं दूसरे टाइप से ही बना सकता था वैसे। अभी वो देखने का नजरिया कि हम किस तरफ से देखना चाह रहे हैं। मेन तो बात आप समझ गए। खैर अब तो खाली बस एक टाइम पास कर रहे हैं हम यहाँ पर कलर करके। अच्छा जी, टाइम पास कर रहे हो? बच्चों के एग्जाम चल रहा है और आप टाइम पास कर रहे हो? देखो चलो, ये देखो, ये कुल मिलाकर आपको थोड़ा बहुत छोटा मोटा समझ में आ गया कि हाँ ये टेट्राहेड्रॉन है। अब टेट्राहेड्रॉन की हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए कि एक सबसे नीचे पे उसका बेस है, वो ट्रायंगुलर बेस है, वही वाला जो इसके अगल बगल वाले को फ्लिप किया है। तो इसमें से एक को मैं x = 0 कह देता हूँ, एक को मैं y = 0 कह देता हूँ। तो एक जो पीछे मुझे दिख नहीं रहा, मैं उसे z = 0 कह देता हूँ। और ये जो नीचे है इसको मैं कह रहा हूँ x + y + z = a। अब आप बोलोगे यार ये आपने ऐसे कैसे कह दिया? अब आप खुद सोचो ना कि ये पॉइंट को अब क्या कहना चाहिए मुझे, 0 0 0, क्योंकि x = 0, y = 0, z = 0 कहां पे मिलते हैं? ओरिजिन पे ना। तो हमारे लिए ठीक रहेगा ना ऐसा सपोज करना। ओरिजिन हो गया टॉप पॉइंट। और मैंने आपको दिखाया है, कल परसों ने देखा है कि कैसे ओरिजिन पे YZ ZX XY प्लेन मीट करते हैं, वो सब हमने पता है। वो हो गया काम बच्चे, सब कुछ भी नहीं करना। अब इतना सा काम करना है कि इस पॉइंट से, यानी जिसे आप वर्टेक्स कह रहे हो, एक सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे हम नीचे प्लेन पर। ये और जो ये लाइन जा रही है, दोनों में फर्क है। हाँ, वो वाली लाइन आप समझ रहे होंगे कि उस ट्राइंगल का फेस टाइप का है, वो एज है, ये ट्राइंगल का एज टाइप का। लेकिन मैं अंदर की बात कर रहा हूं, अंदर से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा सीधा, वो दिख नहीं रहा, लेकिन दिखाने के लिए येलो कलर कर दिया। तो कैन आई फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट, इक्वेशन ऑफ लाइन। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छा समझ रहे हो, शाबाश, वेरी गुड। इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। वाव, परपेंडिकुलर टू द प्लेन x + y + z = a। कितना इजी है! अरे भैया ये तो बहुत आसान है। x - x1, y - y1, z - z1। अब प्लेन का जो नॉर्मल है ना, आप खुद समझ चुके हो, ये प्लेन है। अगर मान लेते हैं जिस प्लेन की क्वेश्चन है, तो इस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा है तो बेसिकली दैट इज अलोंग टू द नॉर्मल डायरेक्शन, नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन। और नॉर्मल क्या है इसका? i + j + k। तो कहने का मतलब है जिस लाइन की हम बातचीत कर रहे हैं उसकी पैरेलल वेक्टर हमें मिल गया। कल का लेक्चर सबने देखा होगा। तो हमें a b c की वैल्यू मिल रही है सीधे सीधे। मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा अब उन बातों को, क्योंकि उनके लिए मैंने अलग से टाइम दिया था।
आप मेरी बात समझ रहे हो? तो बस हो गया, ये हमने इक्वेशन निकाल दी। एंड व्हाट इज इट? दिस इज द इक्वेशन ऑफ दैट जनरेटर, दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द प्लेन, ठीक है, टू द बेस ऑफ प्लेन, टू द ट्राइंगुलर प्लेन। चाहो तो आप लैम्डा टाइप का जो मन कर रहा बोल दो। अब यहाँ से एक्स वाई जेड को आप निकाल के क्या बोल सकते हो? देखो 1 इंटू लैम्डा, लैम्डा इंटू सब लैम्डा 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 हो रहे हैं, आप 1 बाई 1 कर लोगे आराम से। अब ये जो एक्स वाई जेड है, हम क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं निकालना इन सेंटर को। आप चाहते हो इन सेंटर निकालना, इन सेंटर विल बी लाई समवेयर हियर, एक्स वाई जेड टाइप का कुछ मैं इसका कोफिशिएंट मान लेता हूं। अब इससे कंफ्यूज मत करना, मैं इसे x1 y1 z1 कह देता हूं, ये मेरा इन सेंटर कोऑर्डिनेट है। लेकिन एक काम कर ले यार, क्योंकि मुझे जानकारी क्या पता है? मुझे पता है रेशियो, यहां से लेकर जब मैं यहां तक आता हूं तो मुझे पता है कि इन सेंटर तक का रेशियो 3 और उससे आगे का रेशियो 1 है। आप मुझे बताओ, एक पॉइंट हमें पता है, अगर काश मुझे ये पॉइंट मिल जाता प्लेन में जहां पर वो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, वो मीट कहां पर कर रहा, ये मुझे ऑलरेडी पता है, तो क्या मैं ये पॉइंट नहीं निकाल लूंगा? सेक्शन फॉर्मूला से निकाल लूंगा, हो गया काम खत्म। क्योंकि अब आप बोलो कि ये पॉइंट क्या है? दिस इज अ पॉइंट, जनरल पॉइंट लाइंग ऑन अ लाइन। जब ये लाइन नीचे आके प्लेन पे टकराती है, प्लेन पे टकराती है, तो उसी समय ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी एक्स वाई जेड को मैं प्लेन की इक्वेशन में जब डालूंगा, लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा कितना हो जाएगा? 3 लैम्डा इज इक्वल टू ए। तो एक लैम्डा ए बाई 3 आ गया लैम्डा की वैल्यू। यानी जैसे ही आप इसको यहां पर डालोगे तो आपको समझ में आया कि एक्स वाई जेड कितना आ गया? ए बाई 3 ए बाई 3 ए बाई 3। क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा कि ये उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है जहां पर वो परपेंडिकुलर जो ड्रॉप किया था वो प्लेन को मीट करता है, या दूसरे शब्दों में दूसरे शब्दों में कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। बस यही तो है, ये तो बहुत इजी है। अब काम हो गया नहीं हो गया? क्योंकि जो मैं चाहता था निकले वो निकल गया, ए बाई 3 ए बाई 3 ए बाई 3। इससे इजी क्वेश्चन कहां मिलेगा बताओ? अब क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ मात्र इतना बन चुका है कि भैया एक पॉइंट दे रखा आपको, और भैया एक दूसरा पॉइंट दे देते हैं ए बाई 3 ए बाई 3 ए बाई 3, और बोल देते हैं कि रास्ते में कहीं पे इन सेंटर होगा, उसके ज्यादा नजदीक है, इसलिए यहां से यहां तक का रेशियो 3:1 का है। समझ में आ रहा होगा? अब क्या कर लोगे यार? कुछ भी तो नहीं करना, इसी की तो वैल्यू निकालनी थी, एक्स वाई जेड या x1 y1 z1 जो भी कहा था। अभी फिलहाल एक्स वाई जेड ही कह दे रहा हूं। अरे बताओ यार, क्यों मजाक कर रहे हैं? जो 3 है वो अपोजिट ए के एक्स के साथ जाएगा, ऐसे तो निकालते हो सेक्शन फॉर्मूला। ये जो 1 है ये अपोजिट एक्स इसके साथ जाएगा एक्स के, तो दैट विल गिव यू दिस 3 + 1 हो जाएगा, ऐसे निकलता है। y कैसे निकलेगा? 3 जो ये रेशियो है अपोजिट y के साथ जाएगा, गॉट इट। उसके बाद ये रेशियो अपोजिट y के साथ जाएगा, 3 + 1। सिमिलरली z निकालोगे, ये जाएगा अपोजिट z के साथ, 3 a बाई 3 के साथ जाएगा, प्लस ये 1 जाएगा अपोजिट z के साथ। क्या यार, 3 + 1 बोलो कितना हो गया? ये a निकल रहा है, ये कट गया, a बाई 4 निकला नहीं निकला? ये कितना निकला? a बाई 4 निकला नहीं निकला? ये कितना निकला? a बाई 4 निकला नहीं निकला? तो ये एक्स वाई जेड है कौन? दीज आर नथिंग बट द कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर। और इन सेंटर के कोऑर्डिनेट ही निकालने थे। लो भैया, हमने बता दिया कि आपके इन सेंटर के कोऑर्डिनेट है a बाई 4 a बाई 4 a बाई 4 a बाई 4 क्वेश्चन ए गिवन है क्वेश्चन में, तो इसलिए हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्रोसीजर है तो बहुत मुश्किल तो नहीं है प्रोसीजर, लेकिन अगर डायरेक्टली आपको सीधे प्रोसीजर वगैरह समझा दिया, कुछ आपको बैकग्राउंड ना पता हो कि क्या टेट्राहेड्रॉन, ये ना कभी नहीं बैठ पाएगा दिमाग में, भूल जाओगे 2 दिन बाद। अभी नहीं भूलोगे आप, अब भूल ही नहीं सकते आप, ठीक है। ये चीज़ मैंने सोचा था कि आपके लिए रखूँगा, ये तो मैंने वैसे ही बना दिया। चलो, आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को प्लीज़ ट्राई करो, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आज के जो क्वेश्चन शो करा रहा हूँ इन पे जरूर प्रैक्टिस करना, 100% आएगा इनमें से क्वेश्चन, फिर मत भूलना, ठीक है। P is a point on the plane Lx plus My plus Nz is equal to P. A point Q is taken on the line OP such that OP OQ ये वो सब उधर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें मैं बैट लगाना चाहता हूँ कि क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन 15 मार्कर में जरूर पूछा जा सकता है, ठीक है ना। आप प्लीज़ इसे ध्यान से देख लेना। कर लिया? अब सुन लो कहानी में कहना क्या चाह रहे हैं। पहले एक बार रीड आउट कर लो इसको। इफ P is a point on the line this, a point Q is taken on the line OP such that OP ये, तो ठीक है। मैं आपको कहानी सुना देता हूँ इसकी है क्या आखिर में। इसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ। देखो इसकी कहानी है क्या, ये कुल मिला के ऐसा कहना चाह रहे हैं कि यार एक पॉइंट है, लेट से P पॉइंट है, एंड दिस इज लाइंग ऑन अ प्लेन Lx plus My plus Nz। प्लीज आप ट्राई करना, उसके बाद ही देखना। इज इक्वल टू स्मॉल p। ये p एक ऐसी नाम दे रखा उन्होंने, इस p का इस p से लेना देना नहीं है, ये स्मॉल p। तो ये बोल रहे कि इफ p इज अ पॉइंट लाइंग ऑन दिस प्लेन, ठीक है। उसके बाद बोल रहे कि जो ये OP है, मान लेते हैं हमने इसे कनेक्ट कर लिया किसी ओरिजिन वगैरह से, तो जैसे x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, गॉट इट। उस समय ये जो OP बना, इस OP के बारे में कुछ बातचीत कहना चाह रहे थे, एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में। बोल रहे कि अ पॉइंट Q इज टेकन ऑन द लाइन OP। अच्छा, अ पॉइंट Q इज टेकन ऑन द लाइन OP, यानी Q को समवेयर देयर इन द लाइन OP में ही हमने कहीं पर उसे ले लिया, एक बात Q पॉइंट को, ठीक है। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं? बोल रहे कि OP इंटू OQ, क्या बोल रहे?
OP इंटू ओ क्यू, यानी OP इंटू ओ क्यू इज इक्वल टू पी स्क्वायर है। ये P यही वाला है जो पीछे नीचे जिक्र हुआ है, ठीक है। देन दे आर आस्किंग फॉर द लोकस ऑफ Q, प्रूव करना है हमें इस Q का लोकस बताना है। तो लेट अस से जस्ट ट्राई टू अज्यूम इट एज अल्फा बीटा गामा टाइप का। तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा बीटा गामा, यही हुआ। उसे लास्ट में चाहो तो एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर देंगे हम, थोड़ा ठीक है, क्लियर है पूरी बात। अच्छा हो गया, क्वेश्चन इतना ही है हमें, वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। और जैसा कि आपको पता होगा कि हमें जो कंडीशन दी रहती है लोकस वगैरह में, हम उसका बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इन दो कंडीशन से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा, ये आप समझ के चल लो। कर लें फिर शुरुआत, चलो आ जाओ। देखो पहली कंडीशन बोल ली कि OP OQ बराबर P स्क्वायर है। OP कितना है भाई, दे रखा क्या, नहीं दे रखा। OQ दे रखा, नहीं दे रखा। एक काम कर लेंगे थोड़ा सा, बुरा ना मानो तो। देखो OQ को थोड़ी देर के लिए कुछ मान लूँ, लेट से कैपिटल स्मॉल r टाइप का, छोटा है तो छोटा मान लेते हैं, और वो OP को मैं मान लेता हूँ बड़ा है तो बड़ा मान लेते हैं, बड़ा R थोड़ी देर के लिए। तो उस हिसाब से मुझे समझ में आ रहा है क्वेश्चन ने कह रखा मुझे RR इज इक्वल टू P स्क्वायर, ये कह रखा क्वेश्चन ने मुझे, यही कह रखा। अब मैं देखता हूँ कि मैं कर क्या सकता हूँ यार, ठीक है। चलो आ जाओ इधर, इक्वेशन ऑफ लाइन OQ, कैन वी फाइंड इट, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए सबसे पहली मजेदार बात की दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, सो वी कैन जस्ट राइट x माइनस 0, क्योंकि x माइनस 1 x1 के प्लेस पे, ये तो हमारे लिए इजी काम हो गया। नाउ व्हाट वी विल राइट हियर इन द प्लेस ऑफ डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे इसके, सोचो जरा। जब आप सोचोगे सोच के थक जाओगे, तब आपको याद आएगा अचानक से कि यार ये ना डिस्टेंस मैंने स्मॉल r माना हुआ, और ये बेसिकली इट इज डायरेक्शन रेशियो कितना है इस पूरे का, अल्फा, क्योंकि अल्फा माइनस 0 बीटा माइनस अल्फा। तो एक्स एल आर कुछ रिलेशन है, याद है रिलेशन कि x इज इक्वल टू एल आर टाइप का होता है। वो रिलेशन कुछ याद तो नहीं आ रहे कि x इज इक्वल टू एल आर होता है, y इज इक्वल टू एम आर होता है, z इज इक्वल टू एन आर टाइप का होता है, और यहाँ पे जरूरत एल एम एन की है। सो कांट आई राइट इट लाइक दिस कि एल एम एन इज इक्वल टू कितना हो गया, इट इज नथिंग बट एक्स अपॉन आर, वाई अपॉन आर, जेड अपॉन आर। इस बारी में आर आर ही है, हमने आर ही नाम दे रखा उस आर को, लेकिन एक्स वाई जेड के नाम हमारे अकॉर्डिंग अल्फा बीटा गामा है। सो अगर आप समझ पा रहे होंगे मुझे अल्फा बाई लिखना चाहिए, क्योंकि अल्फा बीटा गामा मान लिया ना मैंने। आप चाहते तो एक्स वाई जेड भी मान लेते तो भी चल, तो फिर तो सेम टू सेम ही हो जाता, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं। आप मेरी बात समझ पा रहे हो यार, बस हो गया आंसर। आप चाहो तो ऐसे कुछ लैम्डा वगैरह किसी का इक्वल कह दो, गॉट इट, ठीक है। तो उस हिसाब से मेरे पास एक्स वाई जेड की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो दिस इज नथिंग बट लैम्डा टाइम्स अल्फा बाई आर and lambda times beta by r and lambda times gamma by r। तो इस तरीके से मेरे पास x y z की वैल्यू हो गई। and what is this x y z is nothing but a general point lying on the line OQ। और OQ वाली जो लाइन है वही तो OP वाली भी लाइन है, क्योंकि बोला था ना कि Q is lying on the line OP। तो बेसिकली ये क्या निकला, दिस इज अ जनरल पॉइंट, प्लीज आप लिख लेना यहाँ पे, जनरल पॉइंट लाइंग ऑन लाइन OQ एज वेल एज OP। लाइन तो एक ही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जैसे ही मैंने कहा कि जनरल पॉइंट है, तो मुझे याद आया कि यार इसका मतलब ये जो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, लेट्स से द कोऑर्डिनेट ऑफ P के कोऑर्डिनेट को हम लिखना चाह रहे हैं। अब सोचो क्या लिख सकते हो, P का कोऑर्डिनेट थोड़ी देर के लिए मैं आपको मानने के लिए बोल रहा हूँ, एक्स वाई जेड टाइप का मान ले, थोड़ी देर के लिए कुछ भी मान सकते थे, ABC मान लो यार, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर ना, ABC मान लो, जो मन कर रहा वो मान लो, ठीक है। चलो आ जाओ ABC लेट्स से। अब एक बार मुझे बताओ, यही फंडा अगर हम यहाँ दोबारा अप्लाई करना चाहें, क्योंकि अब मुझे निकालना है P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मुझे भी निकालना है P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो कोऑर्डिनेट निकालने का मतलब ये निकालना है मुझे x y z निकालना है मुझे, तो उसके लिए जरूरत पड़ती है L की, M की, N की और R की। क्या मुझे इस P के लिए एलिमेंट पता है? हाँ जी पता है। असल में पॉइंट का नहीं होता एलिमेंट, एलिमेंट तो लाइन का होता है, यानी वो लाइन कितना एंगल एक्स वाई जेड के साथ बना रही है। अगर OQ एक्स वाई जेड के साथ कुछ एंगल बना रही है तो क्या OP कुछ और बनाने लग जाएगी? नहीं, इसका मतलब जो OQ का एंगल है, यानी जो OQ का डायरेक्शन कोसाइंस है, दे आर दी सेम फॉर OP एज वेल। तो इसका मतलब क्या हो गया, इससे एक्स वाई जेड अगर मैं निकालना चाहता हूं, जो कि मेरी लैंग्वेज में अभी ABC है, आप समझ नहीं रहे यार, आप समझ तो नहीं पा रहे कहीं कि मैं निकालना क्या चाह रहा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साफ साफ, मैं यहाँ पे साफ साफ लिख देता हूँ कि मैं ABC को निकालना चाह रहा हूँ। तो उस हिसाब से जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, A इज इक्वल टू कितना निकलेगा, L इंटू आर। और L कितना है माय डियर, यार झूठ नहीं बोलना यार, L देखो x बाय आर है, पहले से x बाय आर है, क्योंकि L हम बदलेंगे नहीं अब। तो ये तो हो गया L, R इस बार प्लीज, R इस बार जो स्मॉल आर, अरे यार OP की बात कर रहा हूँ ना, तो OP के लिए R कितना लूंगा। प्लीज पॉज करें, जो सही लग रहा वो करो, मैं कह रहा वो मत करो, जो सही लग रहा वो करो, आपको लास्ट में यही लगेगा सही। सिमिलरली फिर M तो हमारे पास ये है क्योंकि MN बदले नहीं, लेकिन R, इस R की बात कर रहे थे। दूसरे तरीके से भी कर सकते हो आप इसको, हाँ ऐसा नहीं कि आप मेरी तरीके से कर रहे हो, लेकिन मोर और लेस वो ऐसा ही होगा। ले देके
आप किसी को कुछ मान के इधर उधर कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली यही निकलेगा। अच्छा इन्होंने तो कहा था क्वेश्चन ने कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट पी जो बेसिकली आप कह रहे हो, ये तो उन्होंने कहा था प्लेन में लाई कर रहे, तुमने अभी तक करवाया नहीं, तो करवा दो ना आप। यानी कि दीज कोऑर्डिनेट मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। नहीं करेंगे, कर देंगे। चलो आ जाओ लिख लो एल एक्स, एक्स के प्लेस पे बेसिकली ना मैं ए की वैल्यू डाल रहा हूँ, ठीक है, प्लस एम वाई, ये बी की वैल्यू डाल रहा हूँ, एन जेड, जेड की वैल्यू, बोलो समझ में आया कुछ, पी, ठीक है। अच्छा कुछ देखो, सबसे अच्छी बात तो लग रही कि आर बाई आर सबसे कॉमन आ रहा, तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बन गया यहाँ पे। तो चलो यहाँ पे तो कोई टेंशन ही नहीं है। एक छोटी सी बात, इधर आ जाओ, छोटी सी बात समझते हुए चलेंगे जरा। सबसे पहली बात यह है कि ये x, तभी मैं कहूँ ये x कहाँ से आ गया, प्लीज़ ध्यान से समझना, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे, क्योंकि ना मुझे डाउट आ गया था एक जगह, मैं बोल रहा था ये एक्स वाई, क्योंकि जब भी मैं लोकस के क्वेश्चन करता हूँ मैं बहुत ध्यान रखता हूँ कि एक्स वाई जेड है कौन, क्योंकि वही निकलना चाहिए। एक्स वाई जेड कुछ माना हुआ आपने ऊपर से नीचे तक, कुछ नहीं माना हुआ। असल में मैंने फॉर्मूला लिखा था जनरल, मैंने करते समय मेरा एक्स वाई जेड का प्लेस अल्फा बीटा गामा ने लिया था मैंने, आप देखें यहाँ पे एक्स वाई जेड का प्लेस किन्होंने ले रखा, तो मेरे एलिमेंट रियलिटी में अल्फा बीटा गामा के साथ है। हाँ, तो इसीलिए जो मैंने ये एक्स एक्स यूज कर रखा है वाई जेड वर्ड, ये वर्ड सही यूज नहीं कर रखा मैंने इनके लिए, क्योंकि इनके लिए मैं ऑलरेडी अल्फा बीटा गामा मान चुका, वैसे आप समझ गए इस बात को, क्योंकि मैं इनके लिए ऑलरेडी अल्फा बीटा गामा मान चुका हूं। बस हो गया खत्म, बधाई हो, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये है अल्फा बीटा एंड गामा एंड इट इज इक्वल टू पी, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड। ये यार यहीं पे कर लो ना, अच्छा आर बाई आर, ठीक है, मुझे लिखने दीजिए प्लीज़ इसे, आर बाई आर एल अल्फा प्लस एम बीटा प्लस एन गामा। मैं कोशिश करता हूँ कि आपका कम से कम समय इधर उधर की बातों में जाए, एग्जैक्ट पॉइंट की बात कहूँ, लेकिन फिर भी टाइम लगता है, वो लगना ही पड़ेगा। अब इधर देखो, आप सोचोगे कि आपका आंसर क्या चाहिए था हमें, वी हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा बीटा गामा, निकल गई वैसे एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि अल्फा बीटा गामा है, लास्ट में आप उसे रिप्लेस कर देना एक्स वाई जेड जो बोलना चाहोगे, अल्फा बीटा गामा रिप्लेस निकल गई। लेकिन यार इसमें कुछ चीजें जो क्वेश्चन ने दी नहीं थी, पी दिया था, जी दिया था, कैपिटल आर और आर नहीं दिए थे क्वेश्चन ने। अच्छा देखो मेरे दिमाग में क्या चल रहा, एल अल्फा एम बीटा एन गामा, अगर आप पीछे से देख पाओ क्वेश्चन से, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ पाओ, तो आप ना एक बार बताओ मुझे, क्या आप, मैं अगर आपसे बोलूं कि स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, क्या आप निकाल सकते हो? ध्यान से देखो और बताओ मुझे, क्या आप स्मॉल आर की वैल्यू निकाल सकते हो? स्मॉल आर इज नथिंग बट व्हाट, डिस्टेंस फ्रॉम 0 0 0 टू अल्फा बीटा गामा। बोलो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, कितने लोग सहमत हैं इस बात से कि ऐसा होता होगा? यही होता होगा। और कितने लोग सहमत है कि आर स्क्वायर कैपिटल वाला ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा? ये ए बी सी हमारे ज़्यादा काम का नहीं है, लेकिन अल्फा बीटा गामा तो हमें चाहिए ही ना रिलेशनशिप में। तो आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे आर को हटाना चाहिए पीछे से। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर कैपिटल आर को हटा दूँ, इन टर्म्स ऑफ आर टाइप का कुछ लिख दूँ, तो बात नहीं बन जाएगी यार। दिखाता हूँ, चिंता मत करो। इधर देखो, ये रिलेशन दिया था, क्या इसका इस्तेमाल कर पाए? अभी तक हम कर लेते हैं। कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या होगा? पी स्क्वायर बाई आर। प्लीज ध्यान से, कैपिटल आर इज इक्वल टू होगा पी स्क्वायर बाई आर, और एक आर नीचे ऑलरेडी बैठा हुआ, ये हुआ। अब आप देखो खत्म हो गया गेम, खत्म हो गया। एल अल्फा एम बीटा एन गामा, ये पी स्क्वायर से एक पी कट गया, पी बचा, आर स्क्वायर बचा। आप मुझे बताओ, अभी मैंने आपको दिखाया नहीं आर स्क्वायर पीछे क्या होगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। क्या हमें कुछ दिक्कत हुई? बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि अल्फा बीटा गामा चाहिए हमें। कैपिटल आर क्यों हटाया? क्योंकि वो नहीं चाहिए हमें एबीसी। अगर हमें यहीं पर क्वेश्चन में बोला होता कि कैपिटल पी का लोकस बताओ, तो तुरंत फिर हम स्मॉल आर को हटाते, कैपिटल आर को रखते, तो रिलेशन फिर एबीसी टाइप की फॉर्मेट में आता, फिर सिचुएशंस बदल जाती सारी। हो गया, मैं क्या बोलूँ यार, अभी भी मैं ही बोलूँ क्या? हो तो क्या बोला, क्या था मैंने प्रूव करने के लिए? यही तो बोला था। आप बोलोगे तो अल्फा बीटा गामा, अरे भैया अल्फा बीटा गामा कौन है? अल्फा बीटा गामा हमारा क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट माना था, तो बस उसे चाहो तो आप रिप्लेस कर दो नॉर्मली, आप एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड कह दो, उसमें क्या है? आपने बता दिया ना, क्योंकि अब एक्स वाई जेड में जो बातचीत हो रही है वो कोई और नहीं, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू है, और हमारी ये भी तो अल्फा बीटा गामा, तो कोऑर्डिनेट खत्म। आई होप आपको समझ में आया। प्लीज इसे रिवाइज जरूर कर लेना, क्वेश्चन में एक भी जगह ऐसे नहीं छोड़ी मैंने जहां पर आपको समझ ना आया हो, ठीक है? तो वैसे तो क्वेश्चन अभी इसमें और भी बहुत सारे बचे हुए हैं, आपको इस क्वेश्चन को एज अ होमवर्क ट्राई करना है, ये आपका होमवर्क है। कर पाओगे तो ठीक, वरना अगले सेशन में मिलना मेरे से, फिर मैंने आपको इसके अच्छे और वैरायटी के जितने टाइप की वैरायटी क्वेश्चन है वो सब कराऊंगा। ये क्वेश्चन कोई एरे गरे क्वेश्चन नहीं है, सब क्वेश्चन आए हुए हैं या फिर आ सकने वाले हैं,
ठीक है। तो इसीलिए आई होप आप इसको कर लोगे, और आपको जितना मैंने आज बताया 2 ही क्वेश्चन कराए मैंने, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई होप आपको समझ में आएंगे। अभी के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही, फिर कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, इसके बाद फिर हमें स्टार्ट करना है कि सिमेट्रिक फॉर्म और जनरल फॉर्म पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हमारा कुछ अच्छा काम हो जाएगा, फिर हम और आगे बढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन को फिर फिनिश करेंगे। अभी के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही। वीडियो लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक करें। कैसे? प्लीज़ लाइक करना है, आप मजाक मत समझना, सच में लाइक करना होता है, शेयर करना होता है, और सब्सक्राइब तो आप इसलिए करें ताकि मैं खो ना जाऊँ कहीं। अभी का पता चल रहा आपको आज ही आज मैं मिला हूँगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय। और हिस्ट्री की जो क्लासेस चल रही हैं आप उन्हें भी देख सकते हैं, ठीक है ना, हिंदी मीडियम के लिए चल रही है।